फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा की 6 यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा नीति की रूपरेखा। तो ये यूनिट अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं शिक्षा नीति की रूपरेखा का, क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग से। देखिए, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। विभिन्न प्रकार के आयोग बन रहे थे, जिन्होंने शिक्षा के बारे में अपने अपने सुझाव दिए थे। तो इन आयोगों में जो सबसे महत्वपूर्ण थे, इसमें था आपका 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको कि हम कहते हैं राधा कृष्णन आयोग, ये आया था 1948-49 में। इसके बाद 1952-53 में आया माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको कि हम कहते हैं मुदालियर कमीशन। तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 आए कमीशंस पहले। एक तो आया आपका यूनिवर्सिटी कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन 1948-49, और इसके बाद आया आपका मुदालियर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको कि हम कहते हैं मुदालियर आयोग। इसका पीरियड था 1952-53। यहाँ पे ईयर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो शिक्षा आयोग बने, इन्होंने संपूर्ण भारत की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो राधा कृष्णन आयोग बना वो एक तरह से विश्वविद्यालय आयोग था, और ये विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा था। जब माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, तो उसने माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की शिक्षा के संबंध में बात करी। उस समय वर्तमान भारत में हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत थी जो संपूर्ण भारत में एक समान रूप से लागू करी जा सके। उस समय भारत में बहुत बड़ी समस्या थी कि हमें संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की बात करनी है और पूरे भारत में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अब इस संबंध में क्या किया गया कि भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में एक समान शिक्षा लाने के लिए या एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए संपूर्ण भारत में, इसके लिए इन्होंने एक शिक्षा आयोग का गठन किया। किसने? भारत सरकार ने। भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में एक समान शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसका कि नाम था कोठारी कमीशन। तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर DS कोठारी। और DS कोठारी उस समय जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, उस समय जो एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको कि UGC कहते हैं आप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। तो DS कोठारी की अध्यक्षता में इस कोठारी कमीशन को बनाया गया, और उस समय इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके लोगों से मिल करके और एक टीम बनाई DS कोठारी ने, और उसमें इन्होंने देखा कि हम संपूर्ण भारत में किस प्रकार एक समान शिक्षा व्यवस्था ला सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी था कि जब हम किसी चीज के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, तो हमें समस्याएं भी देखनी है और उसके क्या समाधान है, क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से उन समस्याओं का हल निकलेगा। तो यहाँ पर DS कोठारी ने काम किया, और इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन। इसका ईयर है 1964-66। अब यहां पर कोठारी ने, इनके जो उद्देश्य थे कोठारी के, इनका पहला उद्देश्य था कि उस समय वर्तमान भारत में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना और शिक्षा को लेकर के जो भारत में एक असंतोष है, उसका पता लगाना कि किस प्रकार का असंतोष भारत में फैला हुआ है, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, और उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, और यह प्रणाली कैसी होनी चाहिए? वो वर्तमान भारत की
जो कि वर्तमान की आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख करके और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके इस शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। मतलब वर्तमान की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है और भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। इन्होंने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था और प्रशासन संबंधी नीतियां, दोनों चीजें इन्होंने देखी। शिक्षा की व्यवस्था और जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके संबंध में ध्यान में रख करके इन्होंने सरकार को सुझाव देने हैं। किस प्रकार के सुझाव इनको सरकार को देने हैं, ये सारी बातें डीएस कोठारी और उनकी टीम के सामने थी। इन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का प्रसार और प्रचार और गुणात्मक सुधार अत्यंत आवश्यक है। मतलब चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, पूर्व प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्च स्तर हो, विश्वविद्यालय स्तर हो, हर एक स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार और गुणात्मक रूप से किस प्रकार से उसमें वृद्धि हो सकती है। अब इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई डीएस कोठारी ने। अब कोठारी ने क्या किया, जब इन्होंने रिपोर्ट बनाई तो इन्होंने जितने भी पूरे देश के सभी राज्यों के, उस समय देश में 1964-66 की बात हो रही है, जितने भी राज्य थे उनके स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उनका इन्होंने भ्रमण किया, वहां घूमे, वहां के लोगों से मिले, उनसे इन्होंने बातचीत करी और इन्होंने एक प्रश्नावली तैयार करी और लोगों से जो उत्तर मिले उनका इन्होंने विश्लेषण किया। अब इस साक्षात्कार, भ्रमण और जो भी लोगों से उत्तर मिले थे उसके आधार पर इन्होंने पूरा विवरण पत्र तैयार किया और इन्होंने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी और उस समय भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री थे वो एससी छागला थे। तो एससी छागला के समक्ष इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मतलब ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी इनकी जो कि इन्होंने दी और ये रिपोर्ट इन्होंने 3 भागों में विभाजित करी और जिसका नाम रखा इन्होंने शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इन्होंने बात करी उसमें एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की बात करी डीएस कोठारी ने। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, बहुत मेहनत करी इन्होंने और इनके साथियों ने। अब इनकी क्या सिफारिशें थी और क्या सुझाव थे। अब इन्होंने जो सिफारिशें दी और जो सुझाव दिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें उनको ध्यान से सुनना और समझना कि कोठारी आयोग की क्या सिफारिशें थी और क्या सुझाव थे। हर स्तर पर ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। अब इन्होंने सबसे बड़ी बात करी शिक्षा की संरचना की। तो इन्होंने शिक्षा की संरचना की जब बात करी कि शिक्षा की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा और 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। ये इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की नवीन संरचना को बताया था कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए एक बार प्राथमिक शिक्षा की नवीन संरचना जो कोठारी ने सुझाव दिया है, रिपीट कर रही हूं। 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। ये इन्होंने बात करी। अब इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की जो नवीन संरचना थी उसके बारे में कोठारी ने जो सुझाव दिए, वो सुझाव इस प्रकार से हैं जो कि आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें प्राथमिक निम्न माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए? इन्होंने कहा जो सामान्य शिक्षा है, एक सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए और इसमें प्राथमिक और निम्न माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा जिसमें कि प्राथमिक और निम्न माध्यमिक की बात इन्होंने करी। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, सामान्य शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व, सामान्य शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व छात्रों को 1 से 3 वर्ष तक की पूर्व प्राथमिक शिक्षा या पूर्व विद्यालय शिक्षा दी जाए। मतलब सामान्य शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व, देखिए सामान्य शिक्षा इन्होंने बताई 10 वर्ष की, लेकिन सामान्य शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व इनका कहना था कि छात्रों को 1 से 3 वर्ष तक की पूर्व प्राथमिक या पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इनका नेक्स्ट पॉइंट था, प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष होनी चाहिए और इसे इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में कैसे? 4 से 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 3 से 4 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद इन्होंने कहा निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि निम्न माध्यमिक में भी 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की व्यवसायिक शिक्षा। निम्न माध्यमिक स्तर पर 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था बताई, 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की व्यवसायिक शिक्षा। इसके बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि इन्होंने बताई 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा और दूसरी 1 से 3 वर्ष की व्यवसायिक शिक्षा। इसके बाद कक्षा 1 में प्रवेश लेने की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होने चाहिए। पहला इन्होंने कहा हाई स्कूल, इसमें शिक्षा की अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए और दूसरा हायर सेकेंडरी, इसमें शिक्षा की अवधि 12 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह से इन्होंने उच्च शिक्षा की संरचना दी। उच्च शिक्षा की संरचना में इन्होंने कहा कि 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स होना चाहिए, दूसरा 2 या 3 वर्ष का द्वितीय डिग्री कोर्स होना चाहिए। प्रथम डिग्री कोर्स हो गया आपका 3 वर्ष का, उसके बाद 2 या 3 वर्ष का दूसरा डिग्री कोर्स हो गया और उसके बाद 2 या 3 वर्ष का अनुसंधान होना चाहिए। अब इन्होंने उच्च शिक्षा की संरचना संबंधी जो सुझाव दिए, इन्होंने कहा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए, द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातक स्कूलों की स्थापना की जाए। इनमें कुछ विषयों में 3 वर्ष के परास्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कुछ विश्वविद्यालय ऐसे होने चाहिए जहां पर कि स्नातक स्कूलों की मतलब ग्रेजुएशन हो और कुछ ऐसे विषय होने चाहिए जहां पर कि पोस्ट ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होना चाहिए। अब शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करते हैं कोठारी में, तो इन्होंने शिक्षा के विभिन्न स्तरों में सुधार जो बताए, ये तो इन्होंने बताई शिक्षा की संरचना की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों में सुधारों की बात, तो इन्होंने कहा विद्यालय शिक्षा 10 वर्ष की में गुणात्मक उन्नति की जाए, जिससे इस स्तर पर अपव्यय में कमी आ जाए। जो विद्यालय शिक्षा है 10 वर्ष की, इसमें क्वालिटी इंप्रूव करी जाए,
जिससे कि जो अपव्यय है वो उसमें कमी आए। अपव्यय का क्या मतलब है कि जब बच्चा सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो देखिए उसकी शिक्षा का जितना भी भार है, जो भी उसकी फीस है, जो भी चीजें, सब सरकार उठा रही है। लेकिन अगर बच्चा बीच में विद्यालय जाना छोड़ देता है तो क्या होगा, उसके ऊपर सरकार ने जितने पैसे खर्च करे थे वो सारे पैसे तो वेस्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमें ये जो वेस्टेज ऑफ मनी है इसको रोकना है, और इसको रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाई जाए। अगर शिक्षा की क्वालिटी अच्छी होगी तो छात्र अपने आप विद्यालय में रुकेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कक्षा 10 के स्तर में इतनी उन्नति कर दी जाए कि वो वर्तमान उच्चतम माध्यमिक के स्तर तक पहुंच जाए। मतलब कक्षा 10 के स्तर में इतनी उन्नति, इतनी उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दें कि वो वर्तमान उच्चतम माध्यमिक के स्तर पर पहुंच जाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा विश्वविद्यालयों की उपाधियों के स्तर में सुधार के लिए, अब विश्वविद्यालय स्तर पर जो हम डिग्रीज देते हैं, जो हम उपाधियां देते हैं, उनमें सुधार के लिए इन उपाधियों के पाठ्यक्रमों में जो भी हम कोई डिग्री दे रहे हैं तो उसका जो पाठ्यक्रम है, जिस पाठ्यक्रम के आधार पर हमने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हमने डिग्री दी बच्चे को, वो पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए और उसमें बहुत अच्छी विषय वस्तु होनी चाहिए, इफेक्टिव सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षा के जो विभिन्न अंग हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन या समन्वय होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो एक इन्होंने कोठारी ने बड़ा अच्छा एक चीज बताई थी, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस या विद्यालय संकुल। ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस या हम कहते हैं विद्यालय संकुलों की स्थापना करी जाए। मतलब एक संकुल में माध्यमिक स्कूल और उसके निकटवर्ती सभी प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। मतलब स्कूल कॉम्प्लेक्स में क्या मतलब है यहाँ पर कि जो प्राइमरी स्कूल है वो माध्यमिक स्कूल के पास में होने चाहिए। माध्यमिक स्कूल के पास हमें एक प्राइमरी स्कूल बनाना होगा, जिससे कि जब बच्चे प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण कर लें उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए उनको बहुत दूर ना जाना पड़े। हम यहाँ पर जो बच्चे के ऊपर सरकार द्वारा खर्चा हो रहा है उन सबको रोकने के ये उपाय हैं, जिसमें कि एक उपाय इन्होंने बताया स्कूल कॉम्प्लेक्स की। अब यहाँ पर कोठारी ने कहा, ये तो कोठारी ने बताए थे कि शिक्षा की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए। दूसरी चीज डॉक्टर डीएस कोठारी ने बताई शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य। संरचना हमने बता दी कि किस प्रकार से होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए और शिक्षा के क्या लक्ष्य होने चाहिए। अब शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज इन्होंने कही कि यहाँ पर इन्होंने जो कार्यक्रम दिया शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम दिया था। पंचमुखी कार्यक्रम दिया तो वो कार्यक्रम किस प्रकार से है, पंचमुखी कार्यक्रम की बात करी थी डॉक्टर डीएस कोठारी ने। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया शिक्षा और उत्पादन। शिक्षा और उत्पादन में इन्होंने कहा कि विज्ञान की शिक्षा को माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों में अनिवार्य करना चाहिए। शिक्षा और उत्पादन में ही दूसरा इन्होंने बताया कि कार्य अनुभव को संपूर्ण शिक्षा का विशिष्ट अंग बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा में अधिक से अधिक व्यवसायी विषयों को सम्मिलित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा में ऐसे विषय हों जिनसे छात्र किसी न किसी व्यवसाय का चयन कर सके। उच्च शिक्षा में तकनीकी और कृषि शिक्षा पर इन्होंने बल दिया और उच्च शिक्षा में इन्होंने विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में इन्होंने अनुसंधान पर भी बहुत ज्यादा बल दिया। तो यहाँ पर जब शिक्षा के उद्देश्यों में जो इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम दिया है, इसमें पहला भी हमने आपको बताया शिक्षा और उत्पादन। दूसरा पंचमुखी कार्यक्रमों में दूसरा है सामाजिकता व राष्ट्रीय एकता। सामाजिकता और राष्ट्रीय एकता, तो इनका कहना था कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक और
राष्ट्र सेवा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सामाजिकता, राष्ट्रीय एकता की, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि शिक्षा के हमारे जितने भी स्तर हैं, यहाँ पर सामाजिक और राष्ट्र सेवा को एक सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस और नेशनल सर्विस, इन दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा एक कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य विद्यालय पद्धति को इन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्य माना है। सामान्य विद्यालय पद्धति, इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम, इसे इन्होंने 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण करने की बात करी है। सामाजिक और राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्रीय एकता के विकास पर बल देना। इसके बाद इन्होंने कहा कि विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे बच्चों में राष्ट्रीय एकता का विकास हो और सामाजिकता का विकास हो। इन्होंने कहा मातृभाषा को शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मातृभाषा को शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए स्कूलों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। इस पंचमुखी कार्यक्रम में तीसरा आता है शिक्षा व लोकतंत्र। अब इन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी डॉक्टर DS कोठारी ने कुछ उपाय बताए। इन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। इसके बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विकास किया जाए और बालकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर डेवलप करी जाए। बच्चों में लोकतंत्रीय मूल्यों का विकास करने के लिए समय समय पर, क्योंकि हम लोकतंत्रीय मूल्यों का विकास कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर समय समय पर लोकतंत्रीय मूल्यों का विकास करने के लिए समय समय पर क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, समाज सेवा, जनहित, इसकी भी जानकारी छात्रों को देनी चाहिए और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इसके बाद इनके पंचमुखी कार्यक्रम में चौथा था शिक्षा का आधुनिकीकरण। शिक्षा के आधुनिकीकरण में इन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीकी पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए ये बहुत जरूरी है कि छात्रों में स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना और स्वाध्याय, ये सारी चीजें डेवलप करनी चाहिए और शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाया जाना चाहिए। और इसी में जो 5वां आया, ये था सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य। अब सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में इन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को रोचक कहानियां सुनाई जानी चाहिए और माध्यमिक स्तर पर छात्र आपस में विचार विमर्श करें और सही मूल्यों का चयन करें और उच्च स्तर पर छात्र अपने मूल्यों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो देखिए, आज हमने बात करी शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन की बात करी। यहाँ पर हमने बात करी प्राथमिक शिक्षा की और कोठारी ने जो संपूर्ण शिक्षा की एक संरचना दी उसके बारे में आज आपको बताया गया। इसके बाद आपको बताया गया शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित, शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित पंचमुखी कार्यक्रमों के बारे में। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उसमें हम बात करेंगे इसी संदर्भ में आगे चलते हुए शिक्षा का प्रशासन, वित्त और नियोजन। जो भी चीजें कोठारी कमीशन में बताई गई हैं वो आगे के वीडियो में आपको डिटेल में बताई जाएंगी। थैंक यू।